नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में आपको एड्रेसिंग मोड पढ़ाया जा रहा है। पिछले लेक्चर में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में बताया गया था, तो उसमें पहला पॉइंट पढ़ाया गया था। तो पहला पॉइंट जो है इंटरनल रैम के लिए था। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में दूसरा पॉइंट आपको पढ़ाएंगे जो कि एक्सटर्नल रैम के लिए होगा। ठीक है, एक्सटर्नल रैम विथ 16 बिट ऑफ एड्रेसिंग बाई डीपीटीआर के माध्यम से क्या होगा, एक्सटर्नल रैम का 16 बिट के साथ जो है एड्रेसिंग होगा। ठीक है, इसमें यक्स का यूज किया जाता है। क्या की यूज किया जाता है? यक्स की जहाँ पर बात आती है वो एक्सटर्नल रैम की बात आती है। ठीक है, एक्स की जहाँ पर बात आएगी वो एक्सटर्नल रैम की बात आएगी। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल रैम से डाटा को क्या किया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल रैम विथ 16 बिट ऑफ एड्रेसिंग मोड बाई डीपीटीआर x इज यूज्ड हियर। ठीक है, मूव x a एट द रेट ऑफ DPTR। आपको पता है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो है एट द रेट ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो DPTR से डाटा किस में मूव होगा? आपका एक्यूमुलेटर में मूव होगा। वो भी किस केस में? एक्सटर्नल रैम के केस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मूव x एट द रेट ऑफ DPTR कामा a, तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑपरेंड है और ये डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। तो इसमें से डाटा मूव होगा किसमें, DPTR में मूव होगा या फिर कॉपी होगा, एक ही बात है। ठीक है, मूव होना या फिर कॉपी होना जो है एक ही बात होती है। जैसे मूव लिखा है ना, तो मूव का मतलब कॉपी, तो इसमें से डाटा इसमें क्या होगा, कॉपी होगा। इसमें से डाटा इसमें क्या होगा, कॉपी होगा। जहाँ पर एट द रेट ऑफ की बात आ जाए तो वहाँ पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात हो रही है। ठीक है, एक जगह और जो है एट द रेट ऑफ आएगा तो वहाँ पर जो है मैं आपको बताऊँगा कि क्या डिफरेंस रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तीसरा एक्सटर्नल रैम विथ 8 बिट एड्रेसिंग बाई R0 और R1। तो यहाँ पर किसके द्वारा एड्रेसिंग होगा, 8 बिट एड्रेसिंग R0 और R1 के माध्यम से। यहाँ पर DPTR के माध्यम से था, यहाँ पर क्या था, R0 और R1 के माध्यम से था। और इंटरनल वाले में क्या था, इंटरनल वाले में आपका था तो इंटरनल वाले में भी आपका रजिस्टर था, R1 वगैरह था, ये सब था। ठीक है, क्योंकि रैम की बात की जा रही है ना, यहाँ पर रैम तो मेमोरी लोकेशन की बात की जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है एक्सटर्नल 8 बिट एड्रेसिंग मोड, यहाँ पर यक्स आ जा रहा है तो इसका मतलब एक्सटर्नल से रिलेटेड है, बाकी तो सब कुछ वही है। तो R0 और R1 के माध्यम से जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर R1 में जो डाटा है मूव होगा किसमें, A में। A मतलब एक्यूमुलेटर, मूव होगा या फिर क्या होगा, कॉपी होगा। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये वाला डाटा जो है हमारा A में जो भी हमारा डाटा है वो किस में मूव होगा, R0 में मूव होगा या फिर कॉपी होगा। ठीक है, तो अब सबसे लास्ट वाला जो हमारा एड्रेसिंग मोड है वो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो दिस एड्रेसिंग मोड इज बेसिकली यूज्ड फॉर एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम लुकअप टेबल। लुकअप टेबल से डाटा क्या होता है, एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही आप लोग लिखिएगा। एक लुकअप टेबल होता है, उसके बारे में हम अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उतना ज़्यादा डीप आपके सिलेबस में दिया भी नहीं है, तो इतना आप पढ़ ले रहे हैं काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर मूव C A कामा एट द रेट ऑफ A प्लस DPTR, अगर इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं ना, तो मूव C का मतलब क्या है, मूव C मतलब क्या होता है, देखिए C मतलब कोड मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। C मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोड मेमोरी को। कोड मेमोरी मतलब प्रोग्राम मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ से डेटा को एक्सेस करना है। ठीक है, C का मतलब कोड मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहाँ पर आपका, और यहाँ पर अगर यक्स रहेगा तो एक्सटर्नल मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये कोड मेमोरी यानी प्रोग्राम मेमोरी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोग्राम मेमोरी कौन सी होती है, रोम होती है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, वो प्रोग्राम मेमोरी होती है। ठीक है, तो मूव C A एट द रेट ऑफ A प्लस DPTR मतलब क्या है कि DPTR का जो डाटा है वो किस में ऐड होगा, एक्यूमुलेटर में ऐड हो करके फिर उसे एक्यूमुलेटर में ही क्या करना है, मूव करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर A प्लस DPTR, यहाँ पर प्लस में कुछ न कुछ जरूर आएगा, तो आप समझ जाइए कि क्या है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है। ठीक है,
मतलब ए प्लस डी पी टी आर से जो रिजल्ट आएगा, ए प्लस डी पी टी आर का जो रिजल्ट आएगा वो किस में मूव होगा, वो एक्यूमुलेटर में मूव होगा। ठीक है, वो किस में मूव होगा, एक्यूमुलेटर में मूव होगा। अब यहाँ पर ए प्लस डी पी टी आर रिजल्ट को ए में कॉपी करें या फिर मूव करें। ठीक है, अब जैसे मूव सी ए एट द रेट ऑफ ए प्लस पी सी, पी सी मतलब क्या है, प्रोग्राम काउंटर है। ठीक है, तो वो ए प्लस प्रोग्राम काउंटर का जो रिजल्ट होगा वो किस में मूव होगा, एक्यूमुलेटर में मूव होगा। ये जिस हिसाब से एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए मूव यक्स, यक्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा को एक्सेस करने के लिए यक्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो मूव यक्स ए एट द रेट ऑफ ए प्लस डी पी टी आर, तो ए प्लस डी पी टी आर का जो रिजल्ट होगा वो किस में मूव होगा या फिर कॉपी होगा, एक्यूमुलेटर में मूव या कॉपी होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम इंटरप्ट्स को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, इंटरप्ट्स पढ़ाएंगे। इंटरप्ट्स पढ़ाने के बाद एक टॉपिक आपका और बचता है, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए इंटरप्ट्स क्या है, इंटरप्ट्स का मतलब है कि इंटरप्ट मतलब रोकना किसी चीज़ को, इंटरप्ट करना मतलब किसी चीज़ को रोकना। जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा इमरजेंसी वर्क आ गया, उसको रोक करके उसको करना, फिर उसके बाद फिर उसको क्या करना, स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये हमारा इंटरप्ट हो गया। वही चीज़ यहाँ पर लागू हो रहा है जो अभी हमने आपको क्या किया, बताया। इंटरप्ट्स ऐसे इवेंट होते हैं जो मेन प्रोग्राम को टेम्पोरेरली सस्पेंड कर देते हैं। जो मेन प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है, मेन प्रोग्राम हमारा जो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको टेम्पोरेरी रूप से जो है सस्पेंड कर देता है, रोक देता है। ठीक है, और कंट्रोल को एक्सटर्नल सोर्स को दे दिया जाता है, और जो कंट्रोल होता है ना उसको एक्सटर्नल सोर्स को दे दिया जाता है, और यह एक्सटर्नल सोर्स टास्क को एग्जीक्यूट करता है। जब एक्सटर्नल सोर्स को दे दिया जाएगा कंट्रोल को, तो वो क्या करेगा, उस टास्क को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी कंट्रोल होता है उसे पुनः उसे दोबारा जो है मेन प्रोग्राम को क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। क्योंकि पहले तो मेन प्रोग्राम ही था हमारा। ठीक है, कंट्रोल हमारा किसके पास था, पहले मेन प्रोग्राम के पास था हमारा कंट्रोल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कोई इमरजेंसी ऐसा वर्क आ गया जिसकी वजह से मेन प्रोग्राम को हमें टेम्पोरली सस्पेंड करना पड़ा। उसके बाद उस कंट्रोल को हमने किसको दे दिया, एक्सटर्नल सोर्स को दे दिया। अब एक्सटर्नल सोर्स ने जो हमारा टास्क था उसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया। जब एग्जीक्यूट हो गया तो अब उसी कंट्रोल को वो पुनः मेन प्रोग्राम को क्या कर दे रहा है, वापस कर दे रहा है, जहाँ पर मेन प्रोग्राम हमारा क्या हुआ था, ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इंटरप्ट्स एक प्रकार का सिग्नल होता है अगर कहेंगे तो। यह इंटरप्ट्स 5 टाइप के होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है। अभी क्या है कि इससे पहले 4 बार हम 3-3 मिनट का वीडियो बनाए, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाए, फिर लाइट चल जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, वीडियो जोड़ना अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए अभी लाइट है, अब क्या पता फिर थोड़ी देर में अभी चली जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से वीडियो थोड़ा जल्दी नहीं बन पा रहा है। पता नहीं दो दिन से लाइट बहुत ज़्यादा कट रहा है। इंटरप्ट्स 5 टाइप के होते हैं। इंटरप्ट्स कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या है, INT0। ये एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट है। इसे एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एड्रेस होता है, इसका एड्रेस 0003 और H होता है, इसका जो एड्रेस होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका एड्रेस 003H होता है। तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट है। INT0, ठीक है, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट।
0003H। दूसरा आपका क्या है, याद रखना है TF0, TF0, ठीक है। ये टाइमर जीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट है, इसे बोलते हैं टाइमर जीरो, टाइमर जीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट, ठीक है। टाइमर जीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट, इसका एड्रेस होता है आपका 000BH होता है, ठीक है। 000BH होता है इसका एड्रेस। आपका जो तीसरा है आपका INT1, एक INT0 था, INT1 होगा, ठीक है। ये भी एक्सटर्नल से ही रिलेटेड होगा, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है। इसका होगा आपका एड्रेस 00013H होगा, ठीक है। देखिए इन दोनों के एड्रेस में क्या है, डिफरेंस है। TF1, चौथा है आपका TF1, ठीक है। तो TF1 मतलब टाइमर जीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट, ठीक है। टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट, इसे बोलते हैं टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट। इसका जो एड्रेस होगा 001BH होगा, इसका जो एड्रेस होगा 001BH होगा। और एक है RITI, पांचवा है आपका RITI, ठीक है। इसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन। इसका क्या एड्रेस होता है, 0023H होता है, ठीक है। 0023H होता है। RI और TI किसके लिए है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए है। TF1 टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट है, और INT1 एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट है। तो ये 5 हमारे होते हैं, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले लीजिए, और नहीं तो कब लाइट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद ये एक लेक्चर में समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब तक लाइट चली जाएगी। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप सभी लोग देख लीजिए इसको। एड्रेसिंग मोड आपका समाप्त हो गया, इंटरप्ट। इसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 चैप्टर बचा है, जो कि बहुत छोटा है, हालांकि वो भी समझाना पड़ेगा आपको अच्छे से। एग्ज़ाम तो सुनने में आ रहा है कि 27 तारीख से है, लेकिन शायद 27 तारीख से एग्ज़ाम ना हो, मनाइए कि ना हो, तो हम सिलेबस ताकि समय से ख़त्म कर सकें। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत दिन क्लास नहीं लिया है, कुछ कारणवश मेरे एग्ज़ाम्स भी थे और मेरा सिलेक्शन प्रोसेस भी कहीं और हो गया, इस वजह से जो है मैं नहीं ले पाया। तो आदमी तो पहले अपना काम करेगा ना।
ठीक है। तो इंटरप्ट्स आपको बताया जा रहा है। ईच इंटरप्ट्स कैन बी इनेबल और डिसेबल। इसमें सबसे पहला पॉइंट, ईच इंटरप्ट्स कैन बी इनेबल और डिसेबल। इनेबल और डिसेबल बाय सेटिंग बिट, बाय सेटिंग बिट्स ऑफ इंटरप्ट, enable of interrupt enable register। ठीक है। इंटरप्ट इनेबल आई रजिस्टर होता है, आई रजिस्टर होता है। ठीक है। और ये कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। ठीक है। तो प्रत्येक इंटरप्ट को आप इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं बिट को सेट करके। किसके बिट को सेट करके? इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर के बिट को सेट करके आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। ईच इंटरप्ट कैन बी इनेबल और डिसेबल बाय सेटिंग बिट्स ऑफ इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर। इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर के बिट को सेट करके आप जो है इंटरप्ट्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? होल इंटरप्ट कैन बी, होल इंटरप्ट कैन बी डिसेबल बाय, कैन बी डिसेबल बाय क्लियरिंग द EA बिट। EA कहाँ पे आएगा वो चीज़ आपको बताया जाएगा। अगर हम EA बिट को क्लियर कर दें तो पूरा इंटरप्ट जो है क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा। ऑफ आई रजिस्टर, मतलब इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर के EA बिट को अगर हम क्लियर कर दें, ठीक है, तो होल इंटरप्ट हमारा क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई रजिस्टर के EA बिट को क्या कर दिया जाए? क्लियर कर दिया जाए, तो पूरा इंटरप्ट हमारा क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आई रजिस्टर क्या होता है उसी के बारे में अब हम अच्छे तरीके से जानेंगे। यहाँ पर आई रजिस्टर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर enable or disable, responsible for enable or disable the interrupt, मतलब इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आई रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरप्ट्स को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। ठीक है, तो EA बराबर, अगर मान लीजिए EA बराबर अगर हमारा क्या है? 1 है। ठीक है, तो इंटरप्ट आर इनेबल, इंटरप्ट आर
इनेबल, ठीक है। और ये बराबर अगर हमारा क्या है 0, ये बिट हमारा क्या है 0 है, तो इंटरप्ट आर डिसेबल, ठीक है। ये तो हो गया कुछ पॉइंट जो कि इंटरप्ट के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टाइम लगेगा। अभी कितना है मैं आपको बता दूं, कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पर जो है उसी के बारे में लिखना ज़रूरी है, एक हमको बनाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा है, तिरछा हो जा रहा है। अब ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। IE रजिस्टर 8 बिट होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये हमारा EA होता है, ये वाला EA बिट होता है हमारा, ये डैश होता है, ठीक है। इसका भी मतलब होता है, आगे बताऊंगा। ES होता है, ES होता है, और ET1 होता है, ET1 होता है, EX1 होता है, EX1 होता है, ET0 होता है, ET0 होता है, और EX0 होता है, EX0 होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा IE रजिस्टर है। क्या है? आई इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर। इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, ये जो यहाँ पर EA बिट की बात की जा रही है ना, वो चीज़ यहाँ से है। 8 बिट होता है, ये क्या होता है 8 बिट रजिस्टर होता है ना, 8 बिट रजिस्टर होता है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। अब इन सब का मतलब जो है अलग अलग है, इन सब का मतलब क्या है अलग अलग है, तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर IE0, IE0, IE1, IE2, IE3, IE4, IE5, IE6, IE7, ठीक है। तो अब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उस सब के लिए जो है अलग अलग पॉइंट है, मतलब सब क्या चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे क्या किया जाएगा बताया जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं अगले लेक्चर में आपको क्या कर दूंगा बता दूंगा, वो अभी पढ़ाना चालू करेंगे तो कंप्लीट रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसी के आगे मैं पढ़ाना चालू करूँगा, फिर बाद में इसको क्या कर दूंगा मिटा दूंगा। अभी अगले लेक्चर में वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।